हेलो एवरीवन। देखिए, कई बार स्टूडेंट्स कहते हैं कि लाइव क्लासेस होनी चाहिए, क्योंकि लाइव क्लासेस में क्या है कि वो अपने डाउट पूछ सकते हैं कि भाई जो डाउट है उनको समझ में नहीं आया वो पूछ सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर क्या है कि जो चैप्टर है वो जब हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो मैं एक लाइव सेशन लूँगा डाउट का। तो वहाँ पर जो भी आपके डाउट है वो आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा देखिए, मैं हर वीडियो में क्या है कि कई बार कोई ना कोई क्वेश्चन पूछता रहता हूँ, तो उससे क्या होता है कि जो मैंने आपको पढ़ाया है तो मुझे पता चल जाए कि जो मैंने आपको पढ़ाया है वो आपको समझ में आया या नहीं आया। क्योंकि देखिए, एक चीज़ तो होता है रटना रटना, मतलब जो हमने एज इट इज़ पढ़ लिया वो अगर हमसे कोई पूछेगा तो हम बता देंगे। लेकिन जो कंसेप्ट हमने समझा है उससे रिलेटेड या उस पर बेस्ड अगर कोई क्वेश्चन आता है नया, डिफरेंट, तो वो हम सॉल्व करने की कंडीशन में है या नहीं। तो वो क्या है कि मैं हर वीडियो के बीच में पूछता रहता हूँ। तो अगर आप पूरा वीडियो देखते हैं और अगर आपके समझ में आ रहा है तो आप कमेंट ज़रूर करा करिए। तो उससे क्या होगा कि मुझे पता चल जाएगा कि आपको समझ में आया या नहीं आया, और वो जो क्वेश्चन मैं पूछूंगा वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको सॉल्व करा दूंगा। तो एक कनेक्टिविटी हो जाएगी कि जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो आपको समझ में आ रहा है, आप रिप्लाई कर रहे हैं। तो देखिए, ये टू वे ट्रैफिक चलना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं पढ़ाता जाऊँ, लेकिन अगर आप कमेंट नहीं करेंगे तो मुझे आइडिया नहीं लगेगा या मैं जज नहीं कर पाऊंगा आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहा है तो हम थोड़ा सा लेवल और बढ़ा देंगे, लेकिन अगर मान लीजिए आपके समझ में नहीं आ रहा या आप आंसर गलत दे रहे हैं तो मैं उसको और थोड़ा बेसिक्स से लेकर चलूँगा। और देखिए, यहाँ पर हम क्वेश्चन जो है सारे कवर कर लेंगे। एक ही है कि कई बार क्या है, आरपीएससी की जो असिस्टेंट प्रोफेसर के स्टूडेंट है वो भी पूछ रहे हैं कि सर ये वीडियो हमारे लिए हेल्पफुल है या नहीं। देखिए, उनको मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए 100% तो उनके लिए यहाँ नहीं हो पाएगा, लेकिन जो बेसिक्स हैं या जो जो टॉपिक चल रहे हैं वो उनके काम ज़रूर आएंगे। और जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा तो स्कूल लेक्चर के तो सॉल्व करवाऊंगा, जो आपके असिस्टेंट प्रोफेसर के क्वेश्चन है वो भी सॉल्व करवाऊंगा, ताकि आपको एक एग्जैक्ट आइडिया लग जाए कि हाँ, ये असिस्टेंट प्रोफेसर में क्वेश्चन आया हुआ है और ये हमने वीडियो देखा और वीडियो देखने के बाद हम इसको सॉल्व करने की कंडीशन में हैं या नहीं है। तो चलिए, देखिए, लास्ट वीडियो में मैंने आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे थे, उनके आंसर डिस्कस कर लेते हैं ताकि आप अपना स्वयं का मूल्यांकन कर सकें कि आपने जो रिप्लाई दिया था, जो आंसर दिया था वो सही था या नहीं था। क्योंकि एक एक को कमेंट में रिप्लाई करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पर मैं सॉल्व करवा देता हूँ। तो आप चेक कर लेना आपका जो आंसर है, जो आपने रिप्लाई दिया था वो सही है या नहीं है। पहला क्वेश्चन जो मैंने आपसे पूछा था वो ये था कि C4H8 के टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर कितने होंगे। अब देखिए, क्वेश्चन की आपको लैंग्वेज पकड़नी है कि पूछ क्या रहा है। स्ट्रक्चरल आइसोमर पूछ रहा है टोटल, मतलब यहाँ पर आपको स्टीरियो चेक करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब स्टीरियो आइसोमर चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर आप देखेंगे स्टीरियो आइसोमर, हम जब स्टीरियो पढ़ेंगे वहाँ पर हम डिस्कस कर लेंगे। तो C4H8 टोटल स्ट्रक्चर पूछ रहा है। तो यहाँ पर कई बार क्या होता है कि हम स्ट्रक्चरल आइसोमर बनाते हैं, कई बार होता है कि एक ही को हम दो बार रिपीट कर देते हैं, एक ही स्ट्रक्चर को, और कई बार ये होता है कि एक दो स्ट्रक्चर हमसे मिस हो जाती है, तो वहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो इसका सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप पहले से इस टाइप के क्वेश्चन जो हैं सॉल्व करके रख लीजिए और आप उसका आंसर लिख लीजिए, तो आपको क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। तो आप क्या है, सॉल्व करके भी देख लीजिए और याद करने से क्या है, आपका टाइम बच जाएगा और नेगेटिव होने के चांस कम रहेंगे। अगर आप क्या है सॉल्व करेंगे तो हो सकता है कोई एक आध स्ट्रक्चर आपसे मिस हो जाए। तो चेक कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पर C4H8 आपको पता है एल्कीन का कॉमन फॉर्मूला है CnH2n। यहाँ पर ये हो गया फर्स्ट 2 ब्यूटीन, यहाँ पर ये हो गया सेकंड 1 ब्यूटीन। अगर नाम की बात करें तो ये 2 ब्यूटीन हो गया और ये 1 ब्यूटीन हो गया। अब इसके अलावा ये तो आपके चेन की अगर हम बात करें तो ये आपके 4 कार्बन की चेन है और ये भी आपके 4 कार्बन की चेन है, ठीक है। इसके अलावा जो लास्ट वाली जो स्ट्रक्चर है, इसको मैं 3rd नंबर दे देता हूँ। ये आप देखेंगे तो जो मैक्सिमम कार्बन की चेन है वो कितने कार्बन की है, 3 कार्बन की। तो अगर आप चेन के बेस पे देखेंगे तो एक तो ये हो गया 4 कार्बन की चेन वाला और एक ये हो गया 3 कार्बन की चेन वाला, ठीक है। अब 4 कार्बन की चेन में ये आपके पोजीशन आइसोमर कहलाएगा। क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड जो है उसकी रिलेटिव पोजीशन क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो यहाँ पर ये 1 पे है और यहाँ पर ये 2 पे है। तो चेन के बेस पे देखें तो आपके 4 कार्बन की चेन और 3 कार्बन की चेन, फिर 4 कार्बन में आपके पोजीशन आइसोमर आपने चेक करा तो इसके 2 बन गए, तो 2 ये हो गए और एक ये हो गया। क्लियर? 3 तो ये हो गए। इसके बाद एक हमने पढ़ा था कि आपके रिंग चेन आइसोमर। तो रिंग चेन आइसोमर का मतलब क्या है कि ये आपके ओपन चेन है और ये मैंने क्या बना दी, रिंग बना दी। तो ये मैंने इसको दे दिया 4था नंबर। अब इसमें भी आप देखेंगे कि रिंग चेन आइसोमर भी ये 4 कार्बन की और ये मैंने 3 कार्बन की बना दी और एक सब्स्टिट्यूएंट बना दिया। तो यहाँ पर आप जितने भी आइसोमर हमने पढ़े स्ट्रक्चर में, चाहे वो चेन आइसोमर हो, चाहे रिंग चेन आइसोमर हो, चाहे पोजीशन हो, मेटामर हो, ईटीसी, जितने भी हो फंक्शनल ग्रुप, ये सारे आपको चेक करने हैं। और सारे चेक करने के बाद जो टोटल स्ट्रक्चर आपके पास आ रही है वो आपको चेक करनी है। तो कितनी होगी, 1 2 3 4 5। अब देखिए, ये 5 स्ट्रक्चर है। अगर इसके अलावा कोई स्ट्रक्चर आपको पता है जो मुझसे मिस हो गई है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से तो 5 है।
अब मान लीजिए कि स्ट्रक्चरल आइसोमर आपसे पूछे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 5। अगर वो टोटल पूछ लेता, स्टीरियो भी इंक्लूड कर लेता, तो वहां पर होता क्या कि ये ज्योमेट्रिकल शो करता है। क्या शो करता है? ज्योमेट्रिकल। तो एक आइसोमर बढ़ जाता है आपके, ठीक है। ज्योमेट्रिकल आइसोमर जब हम पढ़ेंगे तो वहां पर हम देख लेंगे, तो ये ज्योमेट्रिकल शो करता है। तो स्ट्रक्चरल तो हो गए 5, और अगर टोटल पूछ लेता है इंक्लूडिंग स्टीरियो तो ये हो जाते हैं 6, क्योंकि ये ज्योमेट्रिकल शो कर रहा है, बाकी कोई ज्योमेट्रिकल शो नहीं कर रहा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन था मिनिमम नंबर कार्बन एल्केन शो पोजीशन आइसोमेरिज्म। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि कई जनों ने आंसर लिखा है कि 4 कार्बन। तो देखिए 4 कार्बन की अगर बात करें, 4 या 5 जो भी आपने लिखा है, तो यहाँ पर आंसर जो है टोटल कार्बन अगर हम गिने तो 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन की एल्केन जो है पोजीशन आइसोमर शो कर रही है। कैसे कि यहाँ पर मैंने एल्केन कहा है, सब्सटीट्यूटेड एल्केन नहीं कहा। जैसे मान लीजिए हेलो एल्केन नहीं कहा या कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं कहा, प्योर एल्केन की बात हो रही है, ठीक है। तो कोई ग्रुप नहीं है। तो यहाँ पर आपको पता है कि पोजीशन आइसोमर में क्या होता है कि या तो फंक्शनल ग्रुप या कोई सब्सटीट्यूटेंट जिसकी पोजीशन क्या हो डिफरेंट। तो यहाँ पर सब्सटीट्यूटेंट छोटे से छोटा अगर हम लेंगे तो मिथाइल होगा। क्या होगा? मिथाइल। अब यहाँ पर मिथाइल की अगर आप पोजीशन की बात करेंगे तो देखिए 1 पोजीशन तो आ नहीं सकते। क्यों? क्योंकि 1 पे अगर आप ले लेंगे तो वो तो चेन में काउंट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको पोजीशन कम से कम 2 लेनी पड़ेगी। क्या लेनी पड़ेगी? 2। तो यहाँ पर जब आप इसकी 2 पोजीशन लेंगे तो ये हो गया 1 2 3 4 5, तो ये हो जाएगा 2 मिथाइल पेंटेन। और जब आप यहाँ पर आप देखेंगे तो इसका नाम क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 मिथाइल पेंटेन। अगर मान लीजिए आप यहाँ पर 5 की जगह 4 कार्बन की चेन लेते, सपोज ये मैंने कितने कार्बन की ले ली? 4। तो अब आप चाहे सब्स्टिट्यूएंट यहाँ लगाएं तो 1 2 तो भी 2 पे माना जाएगा। और अगर आपने सब्स्टिट्यूएंट यहाँ की जगह यहाँ लगा दिया तो काउंटिंग कहाँ से होती है? जहाँ से सब्स्टिट्यूएंट पास होता है, तो भी 2 माना जाएगा। तो कहने का मतलब ये कि 4 कार्बन की चेन में अगर आप सब्स्टिट्यूएंट लगाएंगे तो पोजीशन केवल 2 ही आएगी, 3 नहीं आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो गया? 6 कार्बन। आंसर क्या हो गया? 6 कार्बन, क्योंकि 4 में पोजीशन आपकी 2 ही आएगी सब्स्टिट्यूएंट की, 3 नहीं आ सकती। और 1 पे अगर आप लेंगे तो चेन की लेंथ चेंज हो जाएगी। तो आंसर क्या है कि मिनिमम 6 कार्बन की एल्केन जो है वो क्या शो कर सकती है? पोजीशन आइसोमेरिज्म शो कर सकती है। तो ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि क्वेश्चन कुछ भी पूछा जा सकता है, बेसिक्स आपके क्लियर होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हर चीज़ आपको लाइन टू लाइन कहीं मिले लिखी हुई मिल जाए ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन। अब देखिए यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड अगर फंक्शनल ग्रुप है तो उसके कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? तो मैंने आपको बता रखा है हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो ऑर्गेनिक में एक सिग्मा बॉन्ड, दूसरा सिग्मा बॉन्ड, और ये पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड। तो ये मैंने आपको बता रखा है कि सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? 3 और एक पाई है। तो पाई बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन में काउंट होता नहीं है, तो सिग्मा बॉन्ड काउंट होते हैं। तो सिग्मा कितने हैं? 3। तो 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल किस में बनते हैं? sp2 में। तो आंसर क्या हो जाएगा? sp2। तो जैसे आपको पता चल गया sp2 है तो आपको पता होना चाहिए कि ये कार्बन की स्ट्रक्चर क्या होगी? ट्राइगोनल प्लेनर, मतलब प्लेन स्ट्रक्चर होगी, ठीक है। एक 3 वैलेंसी और एक डबल बॉन्ड हो जाएगा। क्लियर। तो जब हम एसिड पढ़ेंगे वहां पर और डिटेल में स्ट्रक्चर डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने पूछा था IUPAC नेम ऑफ। देखिए एस्टर के IUPAC नेम अपने आप में इंपॉर्टेंट होते हैं। कॉमन नेम अलग चीज़ है, IUPAC नेम अलग चीज़ है, आपको दोनों पता होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको फोकस बार बार इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कई क्वेश्चन आएंगे जहाँ का केवल नाम पे क्वेश्चन आ जाएगा। तो नाम आपको पता होनी चाहिए, जैसे जैसे आप पढ़ते जाइए नाम नोट करते जाइए, कॉमन भी और IUPAC भी। अब देखिए एस्टर का जब हम नाम लिखते हैं तो होता है एल्काइल एल्केनोइड या एल्किल एल्केनोइड भी आप कह सकते हैं। तो एल्काइल एल्केनोइड जब आप नाम लिखते हैं तो देखिए यहाँ पर आपको ध्यान क्या रखना है कि ये बीच में ऑक्सीजन आ गया। क्या आ गया? ऑक्सीजन आ गया। इसका मतलब ये कार्बन चेन अलग है और ये कार्बन चेन अलग है, ये हमने मेटामर में पढ़ा था। तो यहाँ पर एल्किल एल्केनोइड जो आप नाम लिख रहे हो तो होता क्या है कि जब आप ईथर का नाम लिखते हो, एल्कॉक्सी एल्केन लिखते हो, तो वहाँ पर तो क्या होता है कि हम सब्स्टिट्यूएंट छोटा लेते हैं और एल्केन बड़ा लेते हैं। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर आपको ध्यान क्या रखना है, ये एल्काइल होगा और ये एल्केनोइड होगा, चाहे कार्बन की संख्या कुछ भी हो। तो जब मैं इसकी बात करूंगा एल्काइल एल्केनोइड, तो ये कितने कार्बन दिख रहे हैं? 1। तो ये हो गया मिथाइल। ये कितने दिख रहे हैं? 1 और 2, ये भी काउंट करना है। तो कितने हो गए? 2। तो एल्केनोइड का मतलब 2 कार्बन मतलब इथेनोइड, इसका नाम क्या हो जाएगा? मिथाइल इथेनोइड, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने दूसरा ले लिया, ये एस्टर ग्रुप है, ये ऑक्सीजन हो गया, ये हो गया एल्काइल और ये हो गया एल्केनोइड। तो कितने कार्बन है? 2। तो ये हो गया इथाइल। ये कितने कार्बन है? 1। तो ये क्या हो गया? मिथेनोइड। समझ में आ रही बात? तो यहाँ पर आपको ध्यान क्या रखना है कि एल्काइल और एल्केनोइड, ये फिक्स है एल्काइल ही होगा चाहे कार्बन की संख्या कुछ भी हो, और ये एल्केनोइड ही होगा। तो ये हो गया मिथाइल इथेनोइड। अगर कॉमन नेम की बात करें तो मिथाइल एसीटेट हो जाएगा, ये हो जाएगा इथाइल मिथेनोइड।
कॉमन नेम की बात करें तो इथाइल फॉर्मेट हो जाएगा, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये था, देखिए क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था C4H9N2, यहाँ पर 1 डिग्री अमीन कितना होगा, 2 डिग्री अमीन कितना होगा, 3 डिग्री अमीन कितना होगा। ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं आरपीएससी ने इस टाइप से। तो यहाँ पर क्योंकि देखिए ये इतना कॉमन नहीं है, कई बार क्या होता है हमको बनाने में दिक्कत आती है, तो ये कितना होगा। इससे पहले मैं आपको बताता हूँ C3H7N2, ये मैंने आपको क्या एग्जाम्पल सॉल्व कराया था। अब वहाँ पर मैं केवल आपको ये समझा रहा था कि 1 डिग्री का मतलब क्या है, 2 डिग्री का मतलब क्या है और 3 डिग्री का मतलब क्या है। देखिए एल्कोहल अगर बात करें या कोई दूसरा फंक्शनल ग्रुप की बात करें तो वहाँ 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री निकालने का तरीका अलग होता है। 1 डिग्री वहाँ कैसे निकालते हैं कि भाई जिस कार्बन से जुड़ा हुआ उस पर कितने कार्बन जुड़े हुए हैं। अगर एक जुड़ा हुआ है तो 1 डिग्री, 2 जुड़े हुए हैं तो 3 डिग्री और 3 जुड़े हैं तो 3 डिग्री। जैसे मान लीजिए कि मैंने कहा कि ये कार्बन है और ये कोई फंक्शनल ग्रुप है एफ। जिस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है अगर उस पर एक कार्बन जुड़ा हुआ है तो ये 1 डिग्री हो जाएगा। उस पर अगर 2 कार्बन जुड़े हुए हैं तो 2 डिग्री हो जाएगा। और उस पर अगर 3 कार्बन जुड़े हुए हैं तो ये क्या हो जाएगा, 3 डिग्री। लेकिन अमीन के केस में ऐसा नहीं है। नाइट्रोजन से कितने कार्बन जुड़ रहे हैं डायरेक्टली, अगर एक जुड़ रहा है तो 1 डिग्री, 2 जुड़ रहे हैं तो 2 डिग्री और 3 जुड़ रहे हैं तो 3 डिग्री। तो ये मैंने आपको सॉल्व करवा दिया था, लेकिन यहाँ पर ये केवल मैं एग्जांपल आपको बताया था 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। अब टोटल कितनी बात है तो यहाँ पर इसको भी देख लेते हैं और जो मैंने आपको दिया था वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर C3H7NH2 है, तो यहाँ पर सबसे पहले दे रखा है CH3 CH2 CH2 NH2। अब यहाँ पर NH2 है और एक ही कार्बन चेंज हो रही है तो ये 1 डिग्री हो जाएगा। दूसरा अगर देखें तो CH3 CH CH3 NH2। अब देखिए यहाँ पर NH2 बीच वाले कार्बन पे जुड़ रहा है तो ये भी आपके 1 डिग्री कहलाएगा क्योंकि नाइट्रोजन से एक ही कार्बन जुड़ रहा है। इसकी अगर बात करें तो CH3 CH2 NHCH3। अब यहाँ पर नाइट्रोजन से कितने कार्बन की चेन जुड़ रही है, एक चेन ये और एक चेन ये, तो ये क्या हो जाएगा 2 डिग्री। और अगर नाइट्रोजन से कितने कार्बन जुड़ रहे हैं यहाँ पर, एक और एक, 3 जुड़ रहे हैं यहाँ पर, तो 3 कार्बन जुड़ रहे हैं मतलब 3 डिग्री। तो देखिए यहाँ पर आपको मैंने बता दिया कि अल्कोहल या दूसरे फंक्शनल ग्रुप का 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अलग होता है और अमीन का अलग होता है। इसलिए अमीन अपने आप में इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछते हैं। तो यहाँ पर जो है अगर मैं इसकी बात करूँ तो 1 डिग्री के कितने हो गए 2, 2 डिग्री के कितने हो गए 1 और 3 डिग्री के कितने हो गए 1, तो टोटल 4 आइसोमर हो गए, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें C4H9NH2। अब यहाँ पर एग्जाम में अगर वो पूछता है कि टोटल आइसोमर कितने हैं तो वहाँ पर क्या है कि आपको फिर अलग अलग नहीं देखने, सारे मिला के देखने, मतलब चेन भी आप देख सकते हैं, फंक्शनल भी देख सकते हैं, पोजीशन भी देख सकते हैं, सब चीज़ देख सकते हैं। तो ये आपके C3H7NH2 के कितने हो गए टोटल 4, 1 डिग्री के 2, 2 डिग्री के 1 और 3 डिग्री के 1। अगर इसके अलावा आपका कोई और आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। C4H9NH2 ये मैंने आपको दिया था। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो 1 डिग्री का एक तो ये हो गया, 4 कार्बन जो है स्ट्रेट और NH2 जुड़ा हुआ है। इसके अलावा 4 कार्बन की चेन और NH2 ये जुड़ा हुआ है तो ये भी 1 डिग्री हो गया। इसके अलावा अगर हम देखें तो 3 कार्बन की चेन है और एक मिथाइल ग्रुप है और NH2 जुड़ा हुआ है तो ये भी 1 डिग्री हो गया। इसके अलावा आप देखेंगे 3 कार्बन की चेन और एक CH3 जुड़ा हुआ है और NH2 जुड़ा है, ये भी 1 डिग्री हो गया। इसके बाद अगर हम बात करें 2 डिग्री की तो CH3 CH2 NH CH2 CH3, ये CH3 हो जाएगा, ये क्या है 2 डिग्री। इसके अलावा देखें तो CH3 CH2 CH2 NH CH3, ये क्या हो जाएगा 2 डिग्री, क्योंकि नाइट्रोजन से यहाँ भी एक चेंज जुड़ रही है, यहाँ भी एक चेंज जुड़ रही है। लास्ट में अगर हम देखें तो CH3 CH2 N CH3 CH3, ये क्या है 3 डिग्री। तो अगर हम ओवरऑल देखें तो 1 डिग्री के कितने हो गए 1, 2, 3 और 4। उसके अलावा 2 डिग्री के कितने हो गए 1 और ये 2 और 3 डिग्री के कितने हो गए 1। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान क्या रखना है कि जब हम इस टाइप से कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो वहाँ पर हम क्या देखते हैं कि जब ग्रुप जोड़ना है तो वहाँ पर कितने कार्बन की चेन से जोड़ना है और प्लस पोजीशन क्या है। तो यहाँ पर क्या है थोड़ा सा रेडिकल का पार्ट है। अभी हम इंटरमीडिएट जब पढ़ेंगे उसमें रेडिकल देखेंगे तो वहाँ पर ये चीज़ आएगी। जैसे मान लीजिए कि ये 3 कार्बन की चेन है तो 3 कार्बन की चेन जो है वो तो फिक्स है, कार्बन की चेन तो फिक्स है। तो अगर एल्केन की बात करें तो ये तो प्रोपेन हो गया। लेकिन जब हम रेडिकल की बात करेंगे तो यहाँ पर अगर वैलेंसी है तो ये 1 डिग्री रेडिकल हो गया, यहाँ पर ये वैलेंसी तो 2 डिग्री रेडिकल हो गया, मतलब डिफरेंट रेडिकल हो गए। तो ऐसे मैंने क्या करा 1, 2, 3, 4 कार्बन की चेन बनाई, एक में वैलेंसी यहाँ आ गई और एक में वैलेंसी यहाँ आ गई। उसके बाद 4 कार्बन का हम आइसोमर बनाएंगे तो एक तो होता है एन ब्यूटेन और एक होता है आइसोब्यूटेन। तो यहाँ पर ये एन ब्यूटेन का पार्ट हो गया और उसमें रेडिकल 2 अलग अलग तरीके हो गए और ये आइसोब्यूटेन का पार्ट हो गया जिसमें रेडिकल अलग अलग तरीके के हो गए, ठीक है। आइसोब्यूटेन में यहाँ पर एक रेडिकल यहाँ हो गया और एक रेडिकल यहाँ हो गया। अब ये कौन कौन से रेडिकल है, इनके नाम क्या है, ये जब हम रेडिकल पढ़ेंगे वहाँ पर हम देख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका आंसर क्लियर हो गया। देखिए यहाँ पर जब मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ तो आप मुझे कमेंट जरूर करिए, तो क्या है आपकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी और मुझे भी एक आइडिया लगेगा कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, और आपको खुद को एक आइडिया हो जाएगा कि जो चीज़ हमने पढ़ ली है। जैसे मान लीजिए कई बार हम वीडियो शुरू करने से पहले देखते हैं कि आइसोमर तो हमको आता है, बहुत कॉमन टॉपिक है, इसको हमको वीडियो को देखने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर वहीं पर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है और आपसे सॉल्व नहीं हो रहा, इसका मतलब कोई ना कोई कमी है जो कि हमको क्या करनी है, दूर करनी है। रिएक्शन मैकेनिज्म, अभिक्रिया की क्रियाविधि। अब देखिए रिएक्शन मैकेनिज्म का सिंपल सा मीनिंग ये है कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट कैसे बना
पूरा उसका स्टेप वाइज डिटेल एक्सप्लेनेशन जो होता है वो रिएक्शन मैकेनिज्म कहलाता है। अब देखिए अगर हम किसी सिंपल सी रिएक्शन की बात करें तो अगर हम किसी रिएक्शन को रिप्रेजेंट करें तो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं कि रिएक्टेंट गिव्स प्रोडक्ट, ठीक है। अब यहाँ पर रिएक्टेंट जो है उसको हम दो में डिवाइड कर देते हैं, सबस्ट्रेट और रिएजेंट, गिव्स प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट का मतलब होता है अभिकारक और प्रोडक्ट का मतलब होता है उत्पाद। अब यहाँ पर हमने रिएक्टेंट को दो में डिवाइड करा, सबस्ट्रेट और रिएजेंट। रिएजेंट का मतलब आपके रिएजेंट जो है वो क्या है, देखिए सबस्ट्रेट वो है कि जिस पे अटैक होता है, सबस्ट्रेट क्या है कि जिस पे अटैक होता है, और रिएजेंट क्या है कि जो अटैक करता है। बात समझ आ गई? जैसे मान लीजिए एल्कीन है, उस पर कोई इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है तो एल्कीन तो क्या हो गया, सबस्ट्रेट हो गया, और इलेक्ट्रोफाइल क्या हो गया, रिएजेंट हो गया, और वो क्या दे रहा है, प्रोडक्ट। तो ये बेसिक सा रिएक्शन लिखने का तरीका है। अब यहाँ पर क्या है कि हमें दो चीज़ पढ़नी है। क्या पढ़नी है कि एक तो रिएजेंट कौन कौन से टाइप के होते हैं और कैसे हम उसको पहचान सकते हैं। इस पर आरपीएससी क्वेश्चन पूछती है, ठीक है, कौन सा इलेक्ट्रोफाइल है कौन सा नहीं है। उसके साथ साथ आगे और भी क्वेश्चन आएंगे। तो वहाँ पर दो तरीके से है, या तो आपको इलेक्ट्रोफाइल पहचानना आना चाहिए, या फिर हम एक एक रिएक्शन पढ़ते हैं, वहाँ पर हमको ये पूछते हैं कि इस रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल क्या है। तो वो हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, वैसे वैसे आता जाएगा। तो एक तो हमको पढ़ना है रिएजेंट कौन से, जिसमें बेसिकली हम इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल पढ़ेंगे। उसके बाद अगर हम मान लीजिए कोई रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो सबसे दो सिंपल तरीके मैंने ले लिए रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए। कैसे? मान लीजिए कि ये रिएक्शन, अब ये रिएक्शन लिखी हुई सिंपल है, तो ये मैकेनिज्म नहीं लिखा हुआ है, ये केवल रिएक्शन लिखी हुई है। अब अगर इसको मैकेनिज्म के फॉर्म में लिखें तो सबसे सिंपल मैकेनिज्म जो है वो ये वाला हो सकता है। कैसे? वन स्टेप मैकेनिज्म। कैसे? पाथ वन मैंने लिख दिया। अब यहाँ पर क्या है कि रिएक्टेंट जो है वो क्या बना रहा है, एसी, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, या आप कह सकते हैं ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है। काइनेटिक्स में हम पढ़ते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी, वहाँ पर और डिटेल में आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, पाथ वन में रिएक्टेंट से क्या बन रहा है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बन रहा है, या फिर हम उसको ट्रांजिशन स्टेट भी कह सकते हैं, और उससे क्या बन गया, प्रोडक्ट बन गया। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर मैकेनिज्म क्या है, कंसिडर्ड मैकेनिज्म है। और दूसरा एग्जाम्पल क्या है, SN2, इसका एग्जाम्पल क्या है, SN2। अब कंसर्टेड मैकेनिज्म होता क्या है, एक्चुअल में कंसर्टेड मैकेनिज्म जो टर्म आती है वो आपकी आती है, कंसर्टेड मैकेनिज्म जो टर्म आती है वो आपकी आती है पेरिसाइक्लिक में। कंसर्टेड मैकेनिज्म का मतलब केवल सिंपल सा है, जिसमें बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मेशन साइमल्टेनियसली होता है, मतलब एक साथ बॉन्ड बन भी रहे हैं और बॉन्ड टूट भी रहे हैं, और इस वजह से यहाँ पर कोई इंटरमीडिएट फॉर्म नहीं होता। अब देखिए कहने को बिल्कुल सिंपल सा स्टेटमेंट है, लेकिन इस स्टेटमेंट पे क्वेश्चन आ सकता है। कैसे? क्वेश्चन ये आ गया कि कौन सा रिएक्शन मैकेनिज्म जो है वो कंसर्टेड है, ऑप्शन दे देगा SN1, SN2, E1, E2, ETC, खूब सारे ऑप्शन दे देगा। तो कंसर्टेड मैकेनिज्म जब तक आपको पता नहीं है, टर्मिनोलॉजी पता नहीं, आप इसका आंसर कैसे करेंगे? तो आंसर कैसे करेंगे, कंसर्टेड मैकेनिज्म का मतलब ये है कि बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड ब्रेकिंग क्या हो रहे हैं, एक साथ हो रहे हैं। अब यहाँ पर मैंने लिख दिया एग्जाम्पल SN2। SN2 को हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि इसका मतलब क्या है। अब देखिए एल्किल हैलाइड की हम रिएक्शन करा रहे हैं, ये मैंने कहा एल्किल हैलाइड है, और इसकी रिएक्शन मैं करा रहा हूँ न्यूक्लियोफाइल से। किससे करा रहा हूँ, न्यूक्लियोफाइल से। तो ये आप कह सकते हैं कि ये सबस्ट्रेट हो गया और ये रिएजेंट हो गया। अब ये आपके रिएक्टेंट की कंडीशन में है या रिएक्टेंट के स्टेट में, यहाँ पर आपने कह दिया रिएक्टेंट है। अब एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स या ट्रांजिशन स्टेट कैसे बनेगी कि ये मैंने कह दिया X है, और ये मैंने कह दिया R है, और ये मैंने कह दिया N, न्यूक्लियोफाइल। ये नेगेटिव मैंने डाल दिया, या डेल नेगेटिव आप कह सकते हैं, दोनों साइड जैसा आप कहना चाहिए। ये मैंने कह दिया डेल नेगेटिव, और ये मैंने कह दिया डेल नेगेटिव, और ये कह दिया डेल पॉजिटिव। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये आपके कार्बन है और ये हेलोजन है, तो यहाँ से न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है। अब न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है मतलब न्यूक्लियोफाइल कार्बन के पास आ रहा है, इसका मतलब ये बॉन्ड क्या हो रहा है, फॉर्म हो रहा है, और ये बॉन्ड क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है, ठीक है। दोनों चीज़ एक साथ हो रही है, मतलब बॉन्ड बनना और बॉन्ड टूटना एक साथ हो रहा है। ऐसा नहीं है कि पहले पूरा बॉन्ड बन गया उसके बाद बॉन्ड टूटा, या ऐसा नहीं हो रहा कि पहले बॉन्ड टूट गया उसके बाद बॉन्ड बना। दोनों चीज़ एक साथ हो रही है, बॉन्ड बन भी रहा है और बॉन्ड टूट भी रहा है। इस वजह से इस टाइप के मैकेनिज्म में इंटरमीडिएट नहीं बनते। तो देखिए बहुत सिंपल सा एक कंसेप्ट है, टर्म है, लेकिन इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में जब टर्म आती है या बेसिक्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वहाँ हमसे सॉल्व नहीं होते। तो कंसर्टेड मैकेनिज्म का मतलब क्या है, एक ही स्टेप में बॉन्ड बन भी रहा है और टूट भी रहा है। क्योंकि एक ही स्टेप में बॉन्ड बन भी रहा है और टूट भी रहा है, तो वहाँ पर कोई इंटरमीडिएट नहीं बनेगा, वहाँ पर क्या बनेगी, ट्रांजिशन स्टेट। तो ये ट्रांजिशन स्टेट बन गई, और फाइनली क्या होगा, ये बॉन्ड पूरा बन जाएगा और ये बॉन्ड पूरा ब्रेक हो जाएगा। तो फाइनली बन जाएगा RNU प्लस X माइनस। क्लियर? तो यहाँ पर आपके एक स्टेप, मतलब जब रिएक्शन क्या है, पाथ वन क्या है, एक ही स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट होगी। कितनी स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट होगी, एक स्टेप में। मतलब यहाँ पर टोटल स्टेप कितनी है, एक, मतलब एक स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट
हो गई। पाथ 1 कितने स्टेप में हो गया, एक स्टेप में। ये SN2 का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है, SN2 का। अब SN1 SN2 डिटेल में हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म में। दूसरा पाथ हम लेते हैं, ठीक है। दूसरे पाथ में मैंने क्या करा, रिएक्टेंट से पहले बनी ट्रांजिशन स्टेट 1, उसके बाद बना इंटरमीडिएट, उसके बाद वापस ट्रांजिशन स्टेट 2, उसके बाद बना प्रोडक्ट। इसका एग्जाम्पल है SN2। अब इसको कैसे समझे, मैंने क्या कहा कि ये R है और ये X है। पहले स्टेप में क्या हो रहा है, ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। मैंने क्या कहा, पहले स्टेप में क्या हो रहा है, बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पर गए, X पे। तो यहाँ पर क्या हुआ कि ये कार्बन है और ये X है। तो X जो है वो क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन लेके निकल गया। पहले स्टेप में दूसरा न्यूक्लियोफाइल अभी आया नहीं है, वो दूरी है। यहाँ पर क्या हो रहा है, केवल कार्बन और हेलोजन का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। इसका मतलब बॉन्ड टूटना और बॉन्ड बनना एक साथ नहीं हो रहा, अलग अलग हो रहा है। पहले बॉन्ड टूट रहा है, ठीक है, X इलेक्ट्रॉन लेके निकल गया। इससे क्या हुआ, R पे क्या आ गया, प्लस चार्ज आ गया। यहाँ पर बॉन्ड में एक एक इलेक्ट्रॉन थे, इलेक्ट्रॉन लेके निकल गया, X पे क्या आ गया, माइनस चार्ज आ गया। ये हो गया एक स्टेप, ठीक है। तो जब एक स्टेप, इसको मैं लिख देता हूँ स्टेप 1, यहाँ लिख देता हूँ, क्या लिख देता हूँ, स्टेप 1। दूसरे स्टेप में क्या हो रहा है कि जो R प्लस है इस पर न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है और क्या जुड़ रहा है, न्यूक्लियोफाइल। तो देखा जाए तो दोनों रिएक्शन में हो क्या रहा है, RX की रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल से हो रही है और RNU बन रहा है। तो ओवरऑल रिएक्शन तो सेम ही है, RX प्लस NU गिव्स RX गिव RNU और X माइनस। तो ये ओवरऑल रिएक्शन जब आप इसकी लिखोगे तो ओवरऑल रिएक्शन तो ये हो जाएगी, RX प्लस NU गिव्स RNU प्लस X माइनस। तो दोनों रिएक्शन ओवरऑल देखने में एक है, लेकिन मैकेनिज्म अलग है। यहाँ पर क्या हुआ, फर्स्ट स्टेप में इलेक्ट्रॉन लिए X ने, तो R प्लस और X माइनस। दूसरे स्टेप में बॉन्ड बना। अब यहाँ पर हुआ क्या, बॉन्ड पहले टूटा, बाद में बॉन्ड बना। तो यहाँ पर जब दोनों चीज़ एक साथ होती है उसको कहते हैं कंसर्टेड मैकेनिज्म, वहाँ कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता। लेकिन जब दोनों स्टेट अलग अलग हो रही है, दोनों स्टेप क्या हो रही है, अलग अलग हो रही है, चाहे वो पहले जुड़ने का हो या चाहे पहले बॉन्ड टूटने का हो, वहाँ पर इंटरमीडिएट बनता है। क्यों, क्योंकि वहाँ पर स्टेप जो है वो एक से ज़्यादा हो जाते हैं। एक साथ जुड़ना और एक साथ निकलना एक स्टेप, एक पहले निकल रहा है, दूसरा बाद में जुड़ रहा है, तो कितने हो गए, एक से ज़्यादा स्टेप हो गए। क्लियर। अब जब एक से ज़्यादा स्टेप होते हैं तो बनते हैं इंटरमीडिएट। तो यहाँ पर ये हमको क्लियर हो गया कि इंटरमीडिएट बनते हैं जिसको हम मध्यवर्ती कहते हैं। अभी हमारे सिलेबस में इंटरमीडिएट दे रखे हैं, 6 तरह के इंटरमीडिएट दे रखे हैं। तो पहले कम से कम हमें ये पता चलना चाहिए कि इंटरमीडिएट बनते कैसे हैं और क्यों बनते हैं। तो रिएक्शन के दौरान इंटरमीडिएट बनते हैं जिनको मध्यवर्ती कहते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं होते। तो ये आपके RX से ये बना R प्लस, ये एक इंटरमीडिएट का टाइप है, कार्बोकेटाइन जिसको कहते हैं। और उसके बाद इसने रिएक्शन करी, फाइनल प्रोडक्ट बना दिया। अब यहाँ पर आपको क्या करना है कि कब इंटरमीडिएट बनेगा, कब नहीं बनेगा, किस टाइप की रिएक्शन में कौन सा इंटरमीडिएट बनेगा, ये सब हम डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर ये जो मैंने आपको बात बताई इसको मैं यहाँ ये मैंने डायग्राम से शो कर दिया। कैसे, ये एनर्जी प्रोफाइल है, रिएक्शन प्रोग्रेस है, एनर्जी प्रोफाइल, रिएक्शन प्रोग्रेस, इस टाइप का डायग्राम है। मतलब रिएक्टेंट से बना ट्रांजिशन स्टेट, ट्रांजिशन स्टेट से बना प्रोडक्ट। ये जो है एग्जाम्पल है किसका, SN2 का। तो आपसे क्वेश्चन पूछता है SN2 में, तो ये SN2 में क्या बन रहा है, तो SN2 में क्या बन रहा है, ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है। अब SN1 की बात करें तो देखिए SN1 में क्या हो रहा है कि रिएक्टेंट से पहले बन रही है ट्रांजिशन स्टेट 1, उसके बाद बन रहा है इंटरमीडिएट। तो जैसे यहाँ पर मैंने आपको इंटरमीडिएट बना दिया, ये स्टेप 1 हो गया। तो इसका सीक्वेंस क्या है कि रिएक्टेंट से ट्रांजिशन स्टेट 1, फिर इंटरमीडिएट, फिर ट्रांजिशन स्टेट 2, फिर प्रोडक्ट। तो पहले स्टेप में हमने इंटरमीडिएट बनाया, दूसरे स्टेप में हमने प्रोडक्ट बनाया। अब कई बार RPSC क्वेश्चन पूछती है कि ये आपके हो गया SN1, SN1 में क्या बनता है, तो ऑप्शन होता है, एक इंटरमीडिएट होता है और एक होता है ट्रांजिशन स्टेट। एक्चुअल में देखा जाए तो ट्रांजिशन स्टेट 2 बनते हैं, मतलब इससे ज़्यादा बन रहे हैं। लेकिन वहाँ पर उसकी जो भावनाएं हैं पूछने की, वो ये है कि SN जो 1 है वहाँ इंटरमीडिएट बन रहा है। तो अगर 2 ऑप्शन में से एक चूज़ करना हो, इंटरमीडिएट और ट्रांजिशन स्टेट, तो आंसर क्या चूज़ करेंगे आप, इंटरमीडिएट। बात समझ में आई, क्या चूज़ करेंगे, इंटरमीडिएट। तो अब आपके कंक्लूजन क्या निकल रहा है कि आपके जो ट्रांजिशन स्टेट की संख्या है, क्या संख्या है, ट्रांजिशन स्टेट कितनी बन रही है, वो किसके बराबर है, नंबर ऑफ स्टेप्स के। मतलब एक रिएक्शन जितनी स्टेप में होगी उतनी ही ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। जैसे मान लीजिए पाथ 1 में कितनी स्टेप है, 1, तो कितनी ट्रांजिशन स्टेट बन रही है, 1। पाथ 2 में हमने कितनी स्टेप ली, 2, तो ट्रांजिशन स्टेट कितनी बन रही है, 2। अब बात आती है इंटरमीडिएट की। तो इंटरमीडिएट की जो संख्या है वो कितनी है, तो इंटरमीडिएट की जो संख्या है वो क्या है, नंबर ऑफ स्टेप्स -1। इंटरमीडिएट की संख्या कितनी है, नंबर ऑफ स्टेप्स -1, मतलब जितनी स्टेप में रिएक्शन हो रही है उससे एक कम। तो अगर आप देखेंगे कि पाथ 1 जो है उसमें कितनी स्टेप है, 1, तो 1 - 1 0, मतलब यहाँ कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता। पाथ 2 में कितनी स्टेप है, 2,
तो 2 स्टेप है, तो 2 में से 1 गया, कितने बचे? 1, मतलब कितने इंटरमीडिएट बनेंगे? 1। तो ये बेसिक सी चीज़ें हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। तो इससे कंक्लूजन क्या आया कि जब हम मैकेनिज्म पढ़ते हैं तो अगर 1 से ज़्यादा स्टेप होती है तो वहाँ इंटरमीडिएट बनता है। इंटरमीडिएट आपके सिलेबस में दे रखा है, एक एक करके अभी हम पढ़ेंगे। इसके अलावा हमने क्या देखा स्टार्टिंग में, जब हम रिएक्शन करा रहे हैं तो सबस्ट्रेट पे कौन अटैक कर रहा है? रिएजेंट। और क्या बन रहा है? प्रोडक्ट। तो रिएजेंट कौन कौन से होते हैं, उनको कैसे हम पहचानते हैं, ये भी हम पढ़ेंगे, क्योंकि आरपीएससी जो है इस पे क्वेश्चन पूछती है। रिएजेंट 2 तरह के होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल, और ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि जब हम मैकेनिज्म पढ़ेंगे तो वहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम बात करें सब्स्टिट्यूशन की, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, या एडिशन की बात करें तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। अब देखिए बिल्कुल बेसिक सी चीज़ें हैं, अगर आप थोड़ा सा कंसेप्ट लगाएंगे तो आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन की बात करें तो एक क्वेश्चन आरपीएससी ने पूछा था कि ये कार्बोनिल ग्रुप है, ठीक है। अब कार्बोनिल ग्रुप जो है इसकी नेचर क्या है? तो सबसे सिंपल सी बात है, अगर आपको ये बेसिक्स क्लियर होता कि इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है और ये कहाँ अटैक करते हैं, तो आप आसानी से अपना आंसर निकाल सकते थे। जैसे मान लीजिए मैं आपको अभी समझाता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। इलेक्ट्रोफाइल की अगर हम बात करें, इलेक्ट्रॉन इस तरीके से कहते हैं, देखिए ई लिखा हुआ है, उस पर प्लस लिखा हुआ है। न्यूक्लियोफाइल पे मैंने NU लिखा हुआ है और माइनस लिखा हुआ है। अब यहाँ पर इसका मतलब ये नहीं है कि इलेक्ट्रोफाइल है तो उसमें हमेशा प्लस चार्ज ही रहेगा और न्यूक्लियोफाइल है तो उसमें हमेशा माइनस चार्ज ही रहेगा। इसका मतलब वो उसकी नेचर को बता रहा है, ठीक है। पॉजिटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट को बता रहा है, नेगेटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन एक्सेस को बता रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिच को बता रहा है। अब इलेक्ट्रोफाइल की बात करें तो इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या हैं? इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज। देखिए इलेक्ट्रोफाइल क्या है? इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज। फाइल का मतलब होता है लविंग, तो इलेक्ट्रोफाइल का मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज। अब देखिए यहाँ पर लविंग का मतलब एक तरह से अट्रैक्ट करना है, तो इलेक्ट्रॉन को कौन अट्रैक्ट करता है? जिसके पास इलेक्ट्रॉन की क्या होती है? कमी होती है, क्योंकि आपको पता है प्लस को माइनस अट्रैक्ट करता है और माइनस को प्लस अट्रैक्ट करता है। तो इलेक्ट्रोफाइल क्या है? इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज। दूसरा क्या है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, क्योंकि मैंने कहा प्लस चार्ज का मतलब क्या है कि एक्चुअल में प्लस चार्ज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन प्लस चार्ज का एक्चुअल मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। क्या मतलब है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, मतलब यहाँ पर स्पीसीज पे क्या है? इलेक्ट्रॉन की कमी है। आगे दे रखा है एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन की कमी है तो वो इलेक्ट्रॉन पेयर जो है, इलेक्ट्रॉन युग्म जो है, उसको क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा। अब ये जो पॉइंट है एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर, ये सेम अगर हम आपसे कोई पूछे कि लुईस एसिड क्या होता है, लुईस बेस क्या होता है, तो आप कहेंगे जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है वो लुईस एसिड होता है। यही पॉइंट लुईस एसिड का है और यही पॉइंट इलेक्ट्रोफाइल का है। तो हम क्या कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोफाइल एक्चुअल में क्या होते हैं? लुईस एसिड होते हैं। तो कई बार आपसे क्वेश्चन आ जाता है कि इनमें से कौन सा लुईस एसिड है और कौन सा लुईस एसिड नहीं है। अब आप सोचेंगे कि ये तो इनऑर्गेनिक का पार्ट है, क्योंकि एसिड बेस थ्योरी तो वहाँ आती है, लेकिन यहाँ पर वो लुईस एसिड और लुईस बेस एक्चुअल में इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल के सेंस में पूछना चाह रहा है। बात समझ में आ गई? तो यहाँ पर छोटी छोटी चीज़ें आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे तो आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो लुईस एसिड है कौन? इलेक्ट्रोफाइल। अगर मान लीजिए वो पूछता है कि निम्न में से कौन सा इलेक्ट्रोफाइल है, ऐसे भी पूछ सकता है, और वो ऐसे भी पूछ सकता है निम्न में से कौन सा लुईस एसिड है। बात एक ही है, क्लियर? इसके बाद है अटैक एट इलेक्ट्रॉनिकली रिच साइड। तो मैंने आपको बताया कि जो पॉजिटिव होता है वो नेगेटिव पर अटैक करेगा और जो नेगेटिव है वो किस पर अटैक करेगा? पॉजिटिव। तो जो खुद इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है वो कहाँ अटैक करेगा? अटैक एट इलेक्ट्रॉनिकली रिच साइड। क्लियर है? इसके बाद अगर हम बात करें न्यूक्लियोफाइल की, न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज लविंग स्पीसीज। तो यहाँ पर ये क्या है? इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज है, तो यहाँ पर ये क्या हो गया? न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज। तो ये खुद जो है पॉजिटिव है और ये नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन लविंग का मतलब नेगेटिव चार्ज लविंग स्पीसीज। बात समझ आ रही है कि ये इलेक्ट्रोफाइल मतलब पॉजिटिव है, कहाँ अटैक करेगा? नेगेटिव पे, और ये नेगेटिव है तो कहाँ अटैक करेगा? पॉजिटिव पे। तो ये है न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज, मतलब पॉजिटिव चार्ज लविंग स्पीसीज। इसके आगे दे रखा है इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, क्योंकि नेगेटिव चार्ज किसको बता रहा है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा है। जरूरी नहीं है कि नेगेटिव चार्ज हो, लेकिन इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज मतलब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन की कोई कमी नहीं है। आगे दे रखा है डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर। अब देखिए लुईस एसिड कौन होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करते हैं, और लुईस बेस कौन होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं। तो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल को हम क्या कह सकते हैं? लुईस बेस कह सकते हैं। आगे दे रखा है अटैक एट इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट साइट। न्यूक्लियोफाइल मतलब जो खुद इलेक्ट्रॉनिकली रिच है, कहाँ अटैक करेंगे? अटैक एट इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट साइट, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की क्या होगी? कमी होगी। अब देखिए बिल्कुल बेसिक सी चीज़ है। अब इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि इलेक्ट्रोफाइल अगर अटैक कर रहा है, किसी भी रिएक्शन की बात करें, अगर इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है
तो वो कहाँ अटैक करेगा, इलेक्ट्रॉन रिच साइड पे, और न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा तो कहाँ करेगा, इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट साइड पे। अब जब हम मैकेनिज्म की बात करते हैं तो देखिए एक मैकेनिज्म होता है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है, और एक मैकेनिज्म होता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ये अभी हम आगे पढ़ेंगे सारे मैकेनिज्म। तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन कौन शो करता है, एल्कीन, कौन शो करता है, एल्कीन, और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कौन शो करता है, कार्बोनिल कंपाउंड। अब देखिए बिल्कुल बेसिक सी चीज़ें हैं, जब क्वेश्चन आता है तो हमको अगर कंसेप्ट क्लियर तो हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। अब यहाँ पर कार्बोनिल कंपाउंड शो करता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ये हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म जब आएगा। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का मतलब इस पर कौन अटैक कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है। तो न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, अब न्यूक्लियोफाइल कोई सा भी हो सकता है, रिएक्शन पे डिपेंड करेगा। न्यूक्लियोफाइल किस पर अटैक कर रहा है, कार्बन पे। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है ऑक्सीजन, इलेक्ट्रॉन जो है वो किसने ले लिया, ऑक्सीजन पे ले लिए, तो ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है कार्बन पे, क्लियर है। अब कार्बन और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो सेम है नहीं। ऑक्सीजन ने क्या करिए, इलेक्ट्रॉन ले लिया और कार्बन ने इलेक्ट्रॉन दे दिए, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ गया और कार्बन पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है कार्बन पे। अब आप खुद सोचिए कि कार्बन पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है या कम है, कम है, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, और इस पर क्या है, नेगेटिव चार्ज आ रहा है। तो ये आपके न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, तो ये एक तरह से क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई, मतलब इसकी नेचर क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक हो गई। क्यों, पॉजिटिव चार्ज आ गया, और इसकी नेचर क्या हो गई, न्यूक्लियोफिलिक हो गई। अब ये बेसिक सा क्वेश्चन आया था एग्जाम में, ठीक है, आरपीएससी के अगर आप क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो वहाँ पर आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये तो ये इलेक्ट्रोफिलिक साइड होगी और ये न्यूक्लियोफिलिक साइड होगी। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिक साइड पे ही न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, तो प्लस पे माइनस अटैक करेगा, माइनस पे प्लस अटैक करेगा। तो ये बेसिक सी चीज़ होगी। अब जैसे मान लीजिए एल्कीन की बात करें, तो एल्कीन पे जो अटैक कर रहा है वो कौन अटैक कर रहा है, इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है। ये इसने अटैक करा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ, तो यहाँ पर कार्बन जो है वो क्या है, न्यूक्लियोफिलिक साइड है, जिस पे ये अटैक कर रहा है, जिस पे अटैक कर रहा है वो क्या है, न्यूक्लियोफिलिक साइड। तो बेसिक से हम समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल पर अटैक करता है और न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक करता है। तो अगर किसी स्पीसीज पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है तो वो खुद न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रही है, और किसी स्पीसीज पे अगर न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है तो वो खुद इलेक्ट्रोफाइल की तरह अटैक कर रही है। इसलिए मैं आपको जीओसी पढ़ा रहा हूँ डिटेल में, ताकि आपके एक एक कंसेप्ट क्लियर हो, ताकि आपको जब क्वेश्चन आए तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आए। तो अगर आपको समझ में आ गया तो देखिए यहाँ पर आप आसानी से कर सकते हैं। न्यूक्लियोफाइल कार्बन पे अटैक करता है तो ये इलेक्ट्रोफिलिक साइड हो गया, और न्यूक्लियोफाइल ऑक्सीजन पे अटैक नहीं, मतलब ये कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक साइड हो गया, प्लस चार्ज आ गया, और इलेक्ट्रॉन किस पे आ गया, ऑक्सीजन पे, तो ये क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोफिलिक साइड हो जाएगा। आपको ये पता चल गया कि इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है और न्यूक्लियोफाइल क्या होता है। अब इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, उसके एग्जाम्पल, क्योंकि एग्जाम में एग्जाम्पल ही पूछे जाते हैं कि निम्न में से कौन सा इलेक्ट्रोफाइल है, निम्न में से कौन सा न्यूक्लियोफाइल है, या निम्न में से कौन सा इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, या निम्न में से कौन सा न्यूक्लियोफाइल नहीं है, या निम्न में से कौन सा लुईस एसिड है या लुईस बेस है। तो ये क्वेश्चन आप कैसे सॉल्व करेंगे, जब आप ये पढ़ लेंगे तो आपके सारे क्वेश्चन आसानी से क्लियर हो जाएंगे। अब देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल को हम कैसे क्लासीफाई करें और कैसे याद करें। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले अगर हम देखें तो दो हमने ब्रॉड कैटेगरी में उसको क्लासीफाई कर दिया है। पहला पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज, दूसरा न्यूट्रल स्पीसीज। मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उस पर पॉजिटिव चार्ज हमेशा हो, न्यूट्रल भी हो सकता है और पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है। तो पहला क्लासिफिकेशन हमने पहले किस में क्लासीफाई करा है, पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज। तो नॉर्मली अगर हम बात करें 99% जिन भी स्पीसीज पर पॉजिटिव चार्ज होता है वो सब क्या होती है, इलेक्ट्रोफाइल। अब मैंने यहाँ पर 100% नहीं कहा, क्यों, क्योंकि केमिस्ट्री अगर हम पढ़ रहे हैं और वहाँ एक्सेप्शन ना हो, ऐसा पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज जितनी भी हैं वो आपके 99% के केस में क्या होंगे, इलेक्ट्रोफाइल। एग्जाम्पल की बात करें R+, H+, Cl+, Br+, I+ है ये, NO2+, CH3CO+, C6H5N2+, जिसको आप डाइजोनियम आयन कहते हैं। देखिए ये NO2+, ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन पढ़ते हैं वहाँ पर ये आता है, ठीक है। तो ये आपके कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं। डाइजोनियम आयन, आपके डाइजोनियम जो है सॉल्ट वो आपके सिलेबस में दे रखे हैं, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट आप कह सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वहाँ पर ये आएगा। तो ये आपके कुछ कैटायन दे रखे हैं। तो देखिए R+, H+, Cl+, Br+, I+, NO2+, CH3CO+, और C6H5N2+। तो ये आपके कुछ कैटायन है, ये सब किसकी तरह बिहेव करेंगे, इलेक्ट्रोफाइल की तरह, ठीक है। इसके बाद अगर हम आगे करें तो जैसे मैंने अभी आपसे कहा था सब पे प्लस हो वो सब इलेक्ट्रोफाइल हो, ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे एग्जांपल दे रखा है NH4+,
NR4+ और H3O+। अब इन पे प्लस चार्ज तो है लेकिन ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। क्यों? आर नॉट इलेक्ट्रोफाइल। कारण क्या है? इनका ऑक्टेट पूरा है। कारण क्या है? इनका ऑक्टेट पूरा है। अब इलेक्ट्रोफाइल हमने क्या कहा था कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज होनी चाहिए, और कहाँ अटैक करनी चाहिए? जहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिच साइट हो। अब क्योंकि इनका पहले से ऑक्टेट पूरा है तो अब इनके पास इलेक्ट्रॉन लेने की जगह नहीं है, तो ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव नहीं करते। अब देखिए क्वेश्चन क्या आएगा कि निम्न में से कौन सा इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। 4 ऑप्शन देगा, चारों प्लस वाले दे देगा। तो अब चारों जब प्लस वाले देगा तो ये प्लस वाले होने के बावजूद क्या है? इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। और ज़्यादा और टिपिकल क्वेश्चन है तो क्या है? न्यूट्रल दे देगा। तो आपको लगेगा प्लस तो इलेक्ट्रोफाइल होता ही है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं होते। चलिए आगे चलते हैं। न्यूट्रल स्पीसीज। अब देखिए ये तो हो गए पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज जो कि एज ए इलेक्ट्रोफाइल बिहेव कर रहे हैं। न्यूट्रल स्पीसीज की बात करें, इनकम्प्लीट ऑक्टेट और स्पीसीज हैविंग वीकेंड पी ऑर्बिटल। अब न्यूट्रल स्पीसीज को भी इसने 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। पहला क्या है? इनकम्प्लीट ऑक्टेट। अब देखिए ऑक्टेट आप जानते हैं अष्टक का नियम, अगर वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है तो ऑक्टेट पूरा है, और 8 से अगर कम है तो हम क्या कहते हैं? ऑक्टेट पूरा नहीं है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। ठीक है। स्पीसीज हैविंग वीकेंड पी ऑर्बिटल, इसको ऑल्टरनेट लैंग्वेज में क्या कहें कि जिसमें पी ऑर्बिटल क्या है? खाली है। एग्जाम्पल की बात करें तो BF3, BCl3, BBr3, Bi3, AlCl3, CCl2, Cr2। अब देखिए ये कार्बिन है Cr2, और CCl2 को आप डाइक्लोरोकार्बिन कह सकते हैं। BH3 और B2H6, एक्चुअल में तो B2H6 ही होता है, लेकिन कई बार नॉर्मली हम रिएक्शन लिखते हैं तो वहाँ BH3 लिख देते हैं। डाइबोरेन होता है, ये इंपॉर्टेंट है अपने नाम में। चलिए एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, हालांकि मैंने आपको अभी नहीं पढ़ाया, अगर किसी को भी आता है तो आप बता सकते हैं कि डाइक्लोरोकार्बिन कौन सी नेम रिएक्शन में एज ए इंटरमीडिएट फॉर्म होता है। ठीक है, ये आपको बताना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि ये एज ए रिएजेंट भी बिहेव कर रहा है और एज ए इंटरमीडिएट भी फॉर्म होता है। ये आपको बताना है। अगर आपका पढ़ा हुआ है तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा हुआ तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे मैं आपको बता दूंगा। ये तो हो गया इनकम्प्लीट ऑक्टेट की बात। अब यहाँ पर क्या है कि ये जो है इनकम्प्लीट ऑक्टेट हम इलेक्ट्रोफाइल के हेडिंग में पढ़ रहे हैं, लेकिन ये सारे के सारे लुईस एसिड भी हैं। ये सब क्या है? लुईस एसिड भी है, क्योंकि आपको बता दिया मैंने कि इलेक्ट्रोफाइल जो है वो आपके क्या है? लुईस एसिड भी होते हैं। आगे दे रखा है स्पीसीज हैविंग वीकेंट डी ऑर्बिटल, तो पी ऑर्बिटल वेकेंट है, वो हो गया। दूसरा है स्पीसीज हैविंग वेकेंट डी ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल अगर वेकेंट है तो वो भी किसकी तरह बिहेव करेगा? इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा। एग्जांपल दे रखा है PCl3, PCl5, FeCl3, ZnCl2, ETC। ठीक है, तो जब आप रिएक्शंस पढ़ेंगे तो आप देखेंगे ये सारी चीज़ें वहाँ पर आपके आएंगी। ऑर्गेनिक की खास बात ये है कि सब चीज़ें इंटरलिंक है, तो अगर आपके शुरू से बेस वीक है तो आपको समझने में दिक्कत आएगी, और अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हैं तो आपको कोई सा भी बेसिक से बेसिक क्वेश्चन नया से नया बना के दे दें, आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको चीज़ें याद होनी चाहिए। आगे अगर बात करें, नेक्स्ट कैटेगरी है स्पीसीज हैविंग मल्टीपल बॉन्ड। अब देखिए मल्टीपल बॉन्ड वाले केस में क्या है? 2 तरह के एग्जाम्पल दे रखे हैं, जिसमें या तो वो खुद इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है, मतलब वो खुद क्या कर रहा है? अटैक कर रहा है, या फिर उस पर न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है। तो अगर न्यूक्लियोफाइल उस पर अटैक कर रहा है तो वो खुद की नेचर क्या हो गई? इलेक्ट्रोफिलिक नेचर हो गई। क्लियर है? तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो एग्जाम्पल दे रखे हैं स्पीसीज हैविंग मल्टीपल बॉन्ड। अब देखिए मल्टीपल बॉन्ड में सारे एग्जाम्पल आ जाए ऐसा जरूरी नहीं है, जो एग्जाम्पल दे रखे वही आपको ध्यान रखना है। SO3। अब जैसे आप देखेंगे कि बेंजीन की जब हम रिएक्शन पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो वहाँ एक आती है सल्फोनेशन रिएक्शन, वहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? SO3। तो SO3 इलेक्ट्रोफाइल है। CO2 ये भी इलेक्ट्रोफाइल है। जब हम रिएक्शन पढ़ेंगे बेंजीन की या एरोमेटिसिटी वाला चैप्टर पढ़ेंगे, वहाँ पर जब रिएक्शन पढ़ेंगे तो ये सब आएंगे एज ए इलेक्ट्रोफाइल। SO3 इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है, CO2 इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है। अब इसका हम रीज़न क्या कह सकते हैं कि भाई ये SO3 है, तो हम कह सकते हैं कि भाई ऑक्सीजन पे क्या है? डेल नेगेटिव है, और सल्फर पे क्या है? डेल पॉजिटिव है। तो जो सल्फर की जो साइट है या सल्फर का जो एटम है, वहाँ क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी क्रिएट हो गई। तो पूरा मॉलिक्यूल को अगर हम बात ना करें तो जो साइट है पर्टिकुलर सल्फर की, वो क्या है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो कहाँ से अटैक होगा? सल्फर से अटैक होगा। ऐसी बात CO2 की करें तो CO2 में भी क्या है? ये डेल नेगेटिव, ये डेल नेगेटिव और ये डेल पॉजिटिव। कार्बन पे क्या है? पॉजिटिव साइट है, तो ये आपके क्या है? इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर रहे हैं। अभी मैंने आपसे कहा कि जो कार्बोनिल वाला ग्रुप है वहाँ पर क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन लेता है, तो ये डेल नेगेटिव और ये डेल पॉजिटिव। तो डेल नेगेटिव डेल पॉजिटिव, तो जो न्यूक्लियोफाइल है वो कार्बन पे अटैक कर रहा है, तो न्यूक्लियोफाइल जिस पे अटैक कर रहा है वो खुद किसकी तरह बिहेव कर रहा है? इलेक्ट्रोफाइल की तरह। तो यहाँ पर ये आपके रिएजेंट ना हो गया, हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि ये सबस्ट्रेट है, लेकिन इसकी नेचर क्या है? इलेक्ट्रोफिलिक नेचर है, क्योंकि इस पर कौन अटैक कर रहा है? न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है। क्लियर? तो यहाँ पर ये जो है 2 तरीके से आप समझ सकते हैं, या तो वो खुद अटैक करेगा
या उस पर अटैक होगा। खुद अटैक करेगा तो इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है, कहाँ अटैक करेगा, न्यूक्लियोफिलिक नेचर पे। और अगर उस पर खुद पे अटैक हो रहा है तो न्यूक्लियोफाइल उस पर अटैक करेगा और उसकी खुद की नेचर क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक नेचर है। क्लियर है। आगे बात करें साइनाइड। साइनाइड जो है, अब आप खुद सोचिए कि साइनाइड की नेचर मैंने आपको कहाँ बता दी, इलेक्ट्रोफिलिक नेचर बता दी, तो इस पर अटैक कौन करेगा, न्यूक्लियोफाइल। कार्बोनिल की नेचर क्या बता दी, इलेक्ट्रोफिलिक बता दी, इस पर अटैक कौन करेगा, न्यूक्लियोफाइल। इसी प्रकार से कीटीन। ठीक है। आगे बात करें आइसोसाइनेट, बेंजाइन, इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट है, 6 इंटरमीडिएट आपके सिलेबस में दे रखे हैं। बेंजाइन अपने आप में इंटरमीडिएट इंपॉर्टेंट है और इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। और क्योंकि बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं है, छोटा सा है, तो आप पढ़ेंगे तो इस पर कोई भी क्वेश्चन आएगा आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो बेंजाइन जो है उसकी नेचर क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक नेचर है। क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक, मतलब खुद किसकी तरह बिहेव कर रहा है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है। आगे बात करें तो देखिए नॉर्मली मैंने अभी आपको बताया था कि जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करता है, मतलब उसकी खुद की नेचर क्या है, न्यूक्लियोफिलिक। लेकिन अगर उस पर मैं कोई ग्रुप लगा दूं जो कि क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर का कोई ग्रुप लगा दूं तो उसकी नेचर क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई सिंपल एल्कीन है तो वो क्या शो करती है, रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। लेकिन अगर मैंने कोई ग्रुप लगा दिया उस पर डायरेक्ट जो कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो उसकी नेचर चेंज हो जाएगी, उस पर कौन अटैक करेगा, फिर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। ठीक है। तो अभी ये न्यूक्लियोफिलिक नेचर का है और उस पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है, लेकिन जैसे विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया इलेक्ट्रोफिलिक नेचर होगी, कौन अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल। ये आप पढ़ोगे माइकल एडिशन रिएक्शन में, नेम रिएक्शन आपकी दे रखी है, वहाँ पर माइकल एडिशन रिएक्शन है, वहाँ पर ये चीज़ आती है। ठीक है। माइकल एडिशन रिएक्शन में हम पढ़ेंगे। तो अगर एल्कीन पे विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया तो उसकी नेचर क्या हो गई, चेंज। पहले इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा था, उस खुद की नेचर न्यूक्लियोफिलिक थी, अब आपके न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, खुद की नेचर क्या हो गई, इलेक्ट्रोफिलिक। अब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग क्या है, इलेक्ट्रॉन खींचने वाले कौन कौन से हो सकते हैं, CHO हो सकता है, COR हो सकता है, COR हो सकता है, CONH2 हो सकता है, ETC, काफ़ी सारे ग्रुप्स होते हैं। इसके बाद यहाँ पर ऑर्डर ऑफ लुईस एसिड स्ट्रेंथ, तो हमने ये तो देख रहा है कि ये सारे के सारे क्या है, इलेक्ट्रोफाइल और लुईस एसिड है। लेकिन अगर हम लुईस एसिड की स्ट्रेंथ को कंपेयर करें, हालांकि बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं है, लेकिन कई बार क्या होता है एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। अब देखिए आप देखेंगे ये क्वेश्चन एग्जाम में आ रखा है। ठीक है। ये आपको मैं डिटेल इसका एक्सप्लेनेशन केमिकल बॉन्डिंग वाले पार्ट में पढ़ाऊंगा, ऐसा क्यों है। ठीक है। ऑर्डर ऑफ लुईस एसिड स्ट्रेंथ, तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें BF3, BCl3, BBr3 और BI3 की, तो BI3 की स्ट्रेंथ जो है लुईस एसिड की ज़्यादा है, फिर BBr3, फिर BCl3 और BF3। अब देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मैंने लास्ट वैकेंसी में भी आपको स्कूल लेक्चर का बैच पढ़ाया था, यूट्यूब पे वीडियो अवेलेबल है, वहाँ पर आप केमिकल बॉन्डिंग वाले पार्ट में देखेंगे तो ये मैंने आपको बता रखा है, समझा रखा है और एग्जाम में एज इट इज़ क्वेश्चन आया है। तो अगर आप केवल वीडियो भी ढंग से देख लेंगे तो आपके काफ़ी सारे क्वेश्चन आसानी से डायरेक्टली सॉल्व हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे नॉर्मली हम क्या सोचते हैं कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा है तो बोरोन पे क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड होगा, जबकि ऐसा नहीं है। आंसर क्या है इसका, जस्ट रिवर्स है, BF3 से ज़्यादा BCl3, फिर BBr3 और फिर BI3। अब बात करते हैं न्यूक्लियोफाइल की, क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल को अगर हम क्लासीफाई करें तो जैसे हमने इलेक्ट्रोफाइल को करा वैसे इसको बेसिकली 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, नेगेटिव चार्ज स्पीसीज एंड न्यूट्रल स्पीसीज। तो इससे आपको एक चीज़ क्लियर हो गई कि अगर हम बात करें इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल की तो केवल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज स्पीसीज नहीं, न्यूट्रल स्पीसीज इलेक्ट्रोफाइल भी हो सकता है और न्यूक्लियोफाइल भी हो सकता है, और बेसिकली न्यूट्रल स्पीसीज ही पूछे जाते हैं। ठीक है। नेगेटिव चार्ज स्पीसीज के एग्जाम्पल की बात करें तो OH माइनस, SH माइनस, OR माइनस, NH2 माइनस, F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, ETC। तो ये कॉमन सी बात है कि अगर नेगेटिव चार्ज है तो वो क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोफाइल। अब इंपॉर्टेंट क्या है, न्यूट्रल स्पीसीज। न्यूट्रल स्पीसीज की बात करें तो फर्स्ट इसमें दे रखी कैटेगरी, सब कैटेगरी। फर्स्ट है स्पीसीज हैविंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आपने देख रखा है कि जो लुईस बेस है वो न्यूक्लियोफाइल है, और लुईस बेस पे या तो नेगेटिव चार्ज हो सकता है या लोन पेयर हो सकता है, क्योंकि हमने क्या कहा, जो लोन पेयर देता है वो लुईस बेस है। तो यहाँ पर लोन पेयर जो दे रहा है वो लुईस बेस है, तो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या हो गया, लुईस बेस भी हो गया, जैसे कि मैंने आपको बताया। साथ में कंडीशन क्या है, स्पीसीज हैविंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, लोन पेयर है तो सही लेकिन वो दे नहीं रहा, तो फिर वो लुईस बेस की कैटेगरी में नहीं आएगा। एग्जाम्पल की बात करें H2O, ROH, RNH2, तो ये देखिए कॉमन एग्जाम्पल है। एल्कोहल की बात करें, अमीन की बात करें तो ये आपके न्यूक्लियोफाइल की कैटेगरी में आ रहे हैं। ठीक है। 2 डिग्री अमीन, 3 डिग्री अमीन, अमोनिया, ईथर, H2S, Br2, I2, ETC, ये सब के किस कैटेगरी में आ रहे हैं, न्यूक्लियोफाइल की कैटेगरी में आ रहे हैं। इसके बाद दूसरी कैटेगरी है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। इंपॉर्टेंट है, देखिए ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड आपके सिलेबस में भी दे रखा है। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड को बेसिक का मतलब क्या है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड मतलब मेटल भी है और कार्बन भी है, कार्बन मेटल के साथ जुड़ा हुआ है, और बेसिकली मेटल की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम होती है तो कार्बन पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। क्या होता है, नेगेटिव चार्ज, जो किसकी तरह बिहेव कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है। एग्जाम्पल की बात करें RMGX, जिसको आप ग्रिग्नाइट रिएजेंट जानते हैं,
RLI सुपर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहते हैं, R2COLI जिलमान रिएजेंट, R2ZN फ्रैंकलिन रिएजेंट। तो इंपॉर्टेंट है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड किसकी तरह बिहेव कर रहे हैं, न्यूक्लियोफाइल की तरह। इसके बाद थर्ड है स्पीसीज हैविंग मल्टीपल बॉन्ड। अब देखिए मल्टीपल बॉन्ड की बात करें तो जैसे मैंने आपको बताया था कि या तो स्पीसीज खुद अटैक करे तो रिएजेंट की तरह बिहेव करेगी, या कोई रिएजेंट उस पर अटैक करा उससे उसकी नेचर डिसाइड हो रही है, ठीक है। तो अगर हम बात करें स्पीसीज हैविंग मल्टीपल बॉन्ड, तो सबसे पहले दे रखा बेंजीन। अगर आप देखेंगे अभी हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म, जब वहाँ पर आप देखेंगे बेंजीन की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल अटैक करा तो उसकी खुद की नेचर क्या हो गई, न्यूक्लियोफाइल हो गई। फिर मैंने आपको बताया था एल्कीन क्या शो करता है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, तो उसकी खुद की नेचर क्या हो गई, न्यूक्लियोफाइल हो गई। तो ये आपके बेसिक पता है। तो अगर आपसे पूछे कि एल्कीन का कार्बन की नेचर क्या है, तो आप क्या कहेंगे, न्यूक्लियोफिलिक नेचर है, ठीक है। उसके बाद एल्काइन हो गया, उसके बाद CH2 डबल बॉन्ड CH और OH हो गया। यहाँ पर ये रेजोनेंस के फॉर्म में है, इलेक्ट्रॉन देने का काम कर रहा है, ठीक है। आगे अगर हम बात करें एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, देखिए ये तो कंप्लीट हो गया, ये एक स्पेशल कैटेगरी है। ये स्पेशल कैटेगरी का मतलब क्या है, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल का मतलब ऐसे न्यूक्लियोफाइल जिसमें एक से ज़्यादा साइट है और एट ए टाइम वो एक साइड से अटैक करता है। एग्जाम्पल की बात करें जैसे ये है। अब यहाँ पर देखिए इससे काम की बात क्या है कि जो कार्बोनिल वाला कार्बन है उसके जो पास वाला कार्बन है उसके हाइड्रोजन की नेचर एसिडिक होती है। क्या होती है, एसिडिक। इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि जैसे मैंने कहा CH3C डबल बॉन्ड O और ये H, तो यहाँ पर ये क्या है CH2 और ये H है। तो अगर आपने कोई एसिड लिया या मान लीजिए बेस लिया, तो बेस क्या करेगा, क्योंकि ये एसिडिक नेचर का हाइड्रोजन है, इस H को ले लेगा, और जब ये H को ले लेगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब यहाँ पर कार्बन से H निकालना इतना आसान नहीं होता, ठीक है, लेकिन यहाँ पर H प्लस निकल गया और नेगेटिव चार्ज आ गया, क्योंकि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा नहीं होती, तो वो नेगेटिव चार्ज को स्टेबल नहीं करता। नॉर्मली क्या होता है, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आता है। अब यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ गया, क्यों, क्योंकि पास में जो ग्रुप है वो उस नेगेटिव चार्ज को स्टेबल कर रहा है। कैसे, ये यहाँ से यहाँ और ये यहाँ से यहाँ, रेजोनेंस है। क्या है, रेजोनेंस। तो रेजोनेंस की वजह से ये क्या है, नेगेटिव चार्ज स्टेबल है। तो आपको क्या पता चल गया कि कार्बोनिल की जो अल्फा पोजीशन होती है वो एसिडिक होती है और वहाँ से H प्लस आसानी से निकल जाता है। क्या बन गया, कार्बन। बेसिक चीज़ें आपके काम आएगी, एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ये नेगेटिव चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज आने से अब रेजोनेंस में ये यहाँ से यहाँ और ये यहाँ से ये दूसरा, तो एक में ये इस साइड से अटैक कर सकता है, एक में ये इस साइड से अटैक कर सकता है। कंडीशन पे डिपेंड करेगा कौन सी साइड काम में आएगी। एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल हो गया। अब आपको क्या पता चल गया कि कार्बोनिल की अल्फा जो पोजीशन है वो एसिडिक होती है और नेगेटिव चार्ज आता है। इसके बाद दूसरा एग्जाम्पल ये हो गया, यहाँ पर ये ऑक्सीजन से भी अटैक कर सकता है और ये कार्बन से भी अटैक कर सकता है, ठीक है। इसके बाद ये अलग एग्जाम्पल हो गया, ये देखिए मिलता जुलता ही है, यहाँ दोनों साइड कार्बोनिल आ गए, तो ये कार्बन से भी अटैक कर सकता है और ये ऑक्सीजन से भी अटैक कर सकता है। तो यहाँ पर हमने बात करी इलेक्ट्रोफाइल की, न्यूक्लियोफाइल की। अब देखिए यहाँ पर ये बेसिक्स क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इंटरमीडिएट्स।